अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। आज के न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे उस जालिम बाप की कि जिसने अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया और इस अफसोसनाक वाक़े की इंतहाई खौफनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। अब तक तफ्तीश और तहकीक का मरहला कहाँ तक पहुँचा? 3 बच्चों की लाशें जो हैं वो नहर से बरामद कर ली गई हैं, जबकि चौथी लाश के लिए इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये संगदिल बाप पुलिस की तहवील में है। इससे सवाल जवाब हो रहे हैं। क्या सवाल जवाब हुए, पुलिस को अब तक क्या पता चला, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज के दिन की एक और अहम और बड़ी खबर यह है कि कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ वर्ल्ड बैंक के जरिए पाकिस्तान को दे दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक टैक्स की शरह 50,000 माहाना आमदन से ऊपर वालों पर लागू होती थी, लेकिन अब 50,000 से नीचे जिनकी आमदन है, माहाना तनख्वाह है, यानी कि तनख्वाहदार तबके पर एक बार फिर टैक्स डालने की तैयारी है। लेकिन इस बार कम तनख्वाह वालों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की कोशिश की जाएगी। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान अपना क्या जवाब देता है, इसका इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप का मेला सजने को है। टीम पाकिस्तान भारत में मौजूद है। वार्म अप मैचेस हो चुके। आज के दिन के आराम के बाद कल से बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। वार्म अप मैचेस में हमारी कारकर्दगी और आइंदा का हमारा सफ़र कैसा होगा, क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में सबसे पहले उस संगदिल बाप की बात करते हैं कि जिसने अपने 4 बच्चों को कत्ल किया। लाहौर से लापता होने वाले 4 बच्चों का सगा बाप ही उनका कातिल निकला। यह अफसोसनाक वाक़या लाहौर के नवाही इलाके में पेश आया। पहले इस शख्स ने बच्चों के लापता होने का ड्रामा रचाया और फिर बाद में पता चला कि यही शख्स अपने बच्चों का कातिल है। सफाक मुलजिम ने एक बेटे और 3 बेटियों को नाश्ते के बहाने कसूर ले जाकर नहर में फेंक दिया। बच्चों की जान लेने के बाद खुद अगवा का ड्रामा रचाया और मुकदमे का मुद्दई बनकर वावेला करता रहा। वालिद जो सायादार शजर होता है वही अपने बच्चों का कातिल निकला। लाहौर में बाप के हाथों 4 बच्चों के कत्ल ने हर दिल जख्मी कर दिया। अलमनाक वाक़े पर आज भी खौफ और दुख की फजा बरकरार है। बाप के साथ उंगली पकड़े दाएं बाएं होते ये मासूमों को क्या थी खबर कि शफकत का साहिबान बनने वाला बाप नहीं, भेड़िया है। बच्चों को हर आफत से बचाने वाला बाप ही उन पर कयामत ढाने वाला है। इसीलिए मासूम जाने बेधड़क वालिद के साथ नाश्ते के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन सफाक बाप को तरस न आया और अपने ही बच्चों को नहर की बेरहम लहरों के हवाले कर दिया। मुलजिम ने एक बेटे और 3 बेटियों को तस्वीर बनाने के बहाने नहर पर खड़ा किया और फिर अचानक धक्का दे दिया। बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, बाबा हमें बचाओ बचाओ, लेकिन जालिम शख्स को तरस ना आया। फरियाद करती हुई ये मासूम आवाजें गहरे पानी में गुम हो गईं। मुलजिम ने बच्चों की जान लेने के बाद खुद अगवा का ड्रामा रचाया और मुकदमे का मुद्दई बनकर वावेला करता रहा। तफ्तीश के बाद मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया। कहना के इलाके में बाप ही अपने बच्चों का कातिल निकला और मुलजिम अजीम ने 4 बच्चों को नहर में फेंका। रेस्क्यू ने 3 बच्चों की लाशें अब तक निकाल ली हैं। चौथे की तलाश का अमल इस वक्त जारी है, जबकि पुलिस तहकीकात के हवाले से आगाह करने से गुरेजा है। तफसील क्या है ये भी देखिए। 4 बच्चों को बाप ने जो है वो कत्ल करके नहर में जो फेंका। 2 लाशें भी बरामद हो चुकी हैं। तफ्तीशी अफसर जो पहले अगवा की तफ्तीश करते रहे। शबीर साहब ये बताइएगा, जो लाशें बरामद हुई हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? लाशें जो बरामद की इन्होंने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। अभी ये पता चला कि अबीहा और आयशा की लाशें जो है वो बरामद हो चुकी हैं और अभी मुलजिम को आप कहाँ पेश करने ना, आप उधर चले जाए ना मौके पे। हमारे तो 100 मामलात ने, आप उधर टीमें हमारी। अच्छा ये जरा बता दें, आप चूंकि पहले से तफ्तीश कर रहे हैं, जब अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में इसने खुद कबूल किया कि मैंने अपने बच्चों को फेंका है, अभी आप इसको डीएजी इन्वेस्टिगेशन के पास भी लेकर जा रहे हैं, इसने क्या कहा है? नहीं इधर नहीं लेके जा रहे। इमरान भाई सिर्फ ये बता दें, ये इतना अफसोसनाक वाकया है पूरा, क्या इसने क्यों मारा है? तफ्तीश करेंगे, इंटरव्यू करें। जब आप बिल्कुल तफ्तीश करें, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि इसने क्यों मारा है। जब तमाम हालात आएंगे हमारे सीनियर अफसरान बताएंगे आपको। हम मजीद कोशिश करते हैं कि अगर हुमायूं साहब हमें कुछ बता सकें। हुमायूं साहब सिर्फ ये बता दें, इंचार्ज साहब ने मुझे बताया कि वो हाई कोर्ट में है। कोई नहीं पता, मैं मौके पे उधर नहीं गया। उधर आप चले जाएं, उधर आपको लेकिन 2 लाशों की तो तस्दीक हो जाएंगे। नहर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा सारा। हम वहाँ से हुए हैं, हमें पता चला कि 2 लाशें बरामद। मैं उधर नहीं ना गया।
मैं उधर, आप उधर चले हैं। अच्छा, मुलजिम ने क्या कहा है आपको, ये तो बता दें। ये मैं तो फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ 9 बजे। आप शुरू से तफ्तीश कर रहे हैं अगवा के मुकदमे में भी, सिर्फ इतना बता दें। इंचार्ज साहब कर रहे हैं, इंचार्ज साहब बात कर रहे नहीं, हैं। पहले आपने मुकदमा जो अगवा का है, अभी तो जुर्म आज़ाद होगा तो वो इंचार्ज करेंगे ना कत्ल का। आप सिर्फ ये बता दें कि इसने क्या, एक कोई अहम बात बता दें कि इसने क्यों मारा है। ये सारी दुनिया जानना चाहती है कि 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया, क्यों मारा है। ये तो अभी सामने बात नहीं आई। अच्छा, इनिशियल स्टेज पे उसने इब्तदाई तफ्तीश में क्या बताया? इन्होंने शक ज़ाहिर किया था कैमरों की मदद से, जिधर जिधर ये बता रहा था उधर। ये आपकी एफर्ट भी है कि एक अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आपने ही तफ्तीश करके ये 4 कत्ल जो है वो सामने लाए हैं। तो इसने इकबाल जुर्म करने के बाद क्या बताया, कुछ तो बताया? ये नहर पे हमें लेके गया, उसके बाद कुछ नहीं पता चला। वो उधर टीमें काम कर रही हैं। पुलिस मजीद रेस्क्यू की टीमों के साथ इस वक्त नहर पर मौजूद है और मजीद 2 लाशों की बरामदगी के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि जो मुलज़म है अजीम, जिसने अपने 4 बच्चों को मारा है, कि उसके घर वालों से भी बात करें। जी, कान्हा के रहायशी मुलजिम अजीम की जानिब से अपने ही बच्चों को कत्ल किए जाने के बाद माँ गम से नढाल है, जिसकी एक ही दुहाई है कि उसके बेगुनाह बच्चे बेदर्दी से मार दिए गए। अब उसे इंसाफ चाहिए। वाक़या पेश आया कान्हा के इलाके पंजू गांव में। हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां पर अजीम रहाइश पजीर हुआ। कुछ ही देर पहले, चंद रोज़ कबल यहाँ पर किराए के मकान में आया। अजीम की बीवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अजीम ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो बहुत गलत है असीम, गंदा ज़ेन सी ओदा, बस यही गंदा ज़ेन मेरी बेटी ने छेड़दा सी। अजीम क्या नशा करता है? नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि बच्चों को वो ले गया? कहाँ लेकर गया है? मैंने ना पता है, बस चीज़ लेन गए ने। मेरा बेटा मैं डब रोटी फरा के गया, मम्मा डब रोटी ले लो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा इन हूँ। बच्चों से क्या तकलीफ थी उसको? बेटा आप बताएं, अजीम जो है वो एक मुलज़िम है जिसने बच्चे मारे हैं, इसको आप क्यों माफ़ करेंगी? मैं माफ़ नहीं कर दी, बस उन्हें सजा दी जाए। मैनू मेरे बच्चे मैनू दे दो, ए देख लो, मैनू मेरे बच्चे झोले च पा दो, जिंदा है मुर्दा है, बस दे दो मेरे बच्चे। आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, जिस तरह डीएजी इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर आए हैं। आपने देखा कि जो माँ है वो बेहोश हो चुकी है, उससे बिल्कुल सुना नहीं जा रहा और उनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। जी, मामले को देखते रहे हैं। इस वक्त हमें डीआईजी ऑपरेशंस इमरान कश्वर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच डीआईजी साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आपके लिए इस तरह के वाक़यात का आना और उनको इन्वेस्टिगेट करना उतना ही मुश्किल होगा जितना हमारे लिए इसको रिपोर्ट करना। अब तक की फाइंडिंग्स क्या हैं, ज़रा प्लीज़ यहाँ से शुरू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। एक अनफॉर्चुनेट सैड इंसिडेंट है जिसमें बाप ने जो है अपने 4 बच्चे, एक बेटा और 3 बेटियां, इनको नहर में फेंक के उनको मर्डर कर दिया। ये एक इंटेंशनल मर्डर है और इसके पीछे जो मोटिव्स, एक्चुअली हमें जब रिपोर्ट हुआ ये इंसिडेंट मिसिंग बच्चों का, ये 1 दिन की गैप से रिपोर्ट किया। इस बाप खुद इसमें मुद्दई है और बाप जो है उसने 1 दिन के गैप के साथ पुलिस को रिपोर्ट किया और ख़ुद ही कंप्लेनेंट इसमें बना। इसमें जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जब हमने सारी चीज़ें, इसकी 3-4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स आए अजीम के, जो बच्चों का बाप है, जिसमें जो स्टेटमेंट जो ये दे रहे थे वो हम क्रॉस चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे सीसीटीवी कैमरास के साथ, ताकि इसकी जो भी स्टेटमेंट हो वो प्रॉपरली वेरीफाइड हो। तो जब वो 3-4 बयानात इसके जो थे वो फॉल्स साबित हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर हमने इसको डीपली इंटेरोगेट करना शुरू किया। फिर इसमें एक वीडियो में ये मुस्तफ़ाबाद ललियानी की तरफ जाता हुआ नज़र आता था, जिसमें 4 बच्चे इसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। फिर ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये 6:30 बजे के करीब शाम को बच्चों को बिठा के ये नहर की तरफ लेके गया है और नहर में जहाँ पे एक डार्क स्पॉट था, अंधेरा था, वहाँ पे इनको खड़ा किया और उनको कहा कि जी मैं बच्चों आपकी सेल्फ़ी लेनी है, और फिर वहाँ पे उस बच्चों को केले खिलाए और उसके बाद फिर इनको वहीं पे धक्का दे के नहर में, और वहाँ से मोटरसाइकिल पे अकेला वापस आ गया। और अगले दिन इसने पुलिस को फिर रिपोर्ट किया। फिर ये जो मैंने आपको बताया कि अच्छा, इसमें इमरान साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि पुलिस का सस्पिशन बढ़ा। किस दिन का वाक़या है कि जब ये बच्चों को लेके गया, डेट टाइम, और फिर इसने रिपोर्ट किस दिन किया, ज़रा उसका भी डेट टाइम बताइएगा। ये संडे वाले दिन का वाक़या है और इसने फिर नेक्स्ट डे यानी मंडे वाले दिन रिपोर्ट किया पुलिस को इवनिंग में। ठीक है, मंडे को रिपोर्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोटिव से मुतालिक क्या बताता है कि इसने ये किया क्यों है? मतलब अपने बच्चों की जान ले लेना कोई आसान काम तो नहीं है।
देखिए, आप नेशनल टेलीविज़न पे या अपने एक कंट्री वाइड चैनल पे एक बात कर रहे हैं, तो हमें हर वर्ड जो है वो अपनी फैमिलीज़ के लिए बड़ा एहतियात से बोलना चाहिए। इसकी इस तरह के मोटिव्स हैं कि वो मोटिव चैनल्स पे शेयर करने मुनासिब नहीं है। आई थिंक ये जो बेसिक एथिक्स हैं ये तमाम मीडिया चैनल्स को भी ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, और इसमें जो भी उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आएगी वो हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान में रिवील करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये शख्स करता क्या है अजीम? ये काम करता है, कारोबार करता है, कुछ नहीं करता, क्या करता है? ये एक जो निशात टेक्सटाइल है उसमें ये काम करता है, लेबर में है। ठीक है। नशे का भी आदी है? अल्कोहल यूज़र है, नशा नहीं करता। अल्कोहल यूज़र है। अच्छा, और इसके अपने पड़ोसियों से या दीगर लोगों से कोई लेन देन के मामलात हैं? कोई लड़ाई झगड़े में रहता है? क्या इसका कंडक्ट क्या है? वो होंगे, लेकिन उसका इस केस से ताल्लुक़ नहीं है। वो होंगे मामलात, इनके अपने निजी मामलात होंगे, वो उसको हम प्रोब नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता शख्स तो नहीं, अगर होता तो आप डेफिनेटली इसको मेंशन करते। अब इसको इस तरह के केस का आ जाना कि बाप खुद आया है, उसने बताया कि बच्चे अगवा हो गए हैं, फिर उस अगवा के मुद्दई के ऊपर ये कंफर्म हो जाना कि वो कातिल है, ये डेफिनेटली बड़ा ट्रिकी होगा। ज़रा आप हमें बता सकते हैं कि ये किस तरह से आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि corroborative एविडेंस और जो टेक्निकल एविडेंस है उसको, और जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम सुपर इम्पोज करते हैं, और उसके बाद जो फॉल्सहुड है और जो सच है वो अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं, और टेक्निकली उसको हम आहिस्ता आहिस्ता लेके हर चीज़ को वेरीफाई करके चलते हैं। तो जब झूठ सामने आने शुरू हुए तो उसके बाद सस्पिशन बढ़ा, और उसके बाद फिर हमने ये जो है वो ट्रेस किया, और फिर उसके बाद इसकी कन्फेशन सामने आई और फिर बच्चों की लाशें बरामद हुई। ठीक है। इसमें इमरान साहब एक मसला ये भी आता है कि अक्सर जो इस तरह के लोग होते हैं वो ज़ाहिर है उसने इस इक़दाम को, इस इंतहाई इक़दाम को पहुंचा है, मेंटली उसको हम स्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ क्या आपने अब तक एग्जामिन करवाया है? क्या पता चलता है इसकी मेंटल हेल्थ से मुतालिक? मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई इशू नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं, इज़ फाइन। अच्छा, मेंटल हेल्थ इसकी ठीक है, और इसने अपने इन 4 बच्चों को कत्ल किया है। घर में इसके और कितने बच्चे हैं, और वो इससे मुतालिक क्या बताते हैं कि इसका कंडक्ट टूवर्ड्स हिज चाइल्ड वो कैसा था, हिज चिल्ड्रन कैसा था? जो बड़ी एक बेटी है स्नोबर, साढ़े 13 साल की है, वो रहती है, और एक छोटा बच्चा है जो कि 5 से 7 दिन का है शायद। और इसने किसी के प्रेशर में तो नहीं किया? अक्सर इस तरह भी होता है कि अमलियात के चक्कर में लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी पीर आमिल, किसी फकीर? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि वो रीज़न जो है वो आई वुड रिक्वेस्ट द मीडिया नॉट टू डिस्क्लोज एंड नॉट टू। नहीं, डेफिनेटली वी ऑलरेडी नो इट, और हम उसमें यस डेफिनेटली हम भी उसका बड़ा ख्याल कर रहे हैं। अब इसमें आगे का प्रोसीजर क्या है, किन दफ़ात के तहत इसमें मुकदमा है, और किस तरह से इसको प्रोसीड करें, इस पर हम इसको वाइंड अप करते हैं? इंटेंशनल मर्डर में 302 और 365 दोनों 363 और 302 ये ऑफेंसेस हैं पीपीसी की, और इसमें हम प्रोसिक्यूटर्स के साथ मिलके एक अच्छा प्रोसिक्यूशन का केस और एविडेंस बेस्ड हम तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और इसको पनिशमेंट कराएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इमरान कश्मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस केस को डायरेक्टली देख भी रहे हैं, और इस मामले की जो तफसील है उनका ये कहना है, और उनकी रिक्वेस्ट हमसे भी यही है कि इसको हम तरीके से रिपोर्ट करें, क्योंकि इसमें कुछ हसासियत का भी मामला है, इसके कुछ ऐसे खौफनाक पहलू हैं जिनका नेश पर हम जिक्र नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसे देख या सुन नहीं सकते, तो यह हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन खैर, पुलिस का काम है कि वो इस केस को कैफरे किरदार तक पहुँचाए, इस मुजरिम को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, तो हम इंतज़ार करेंगे कि ऐसा हो। लेकिन यह अफसोसनाक वाक़या है, एक शख्स ने अपने ही 4 बच्चों की जान ली है। काहना के इलाके में अपने ही 4 बच्चों का कत्ल जो है वो इस बाप ने किया है, और अब ये शख्स कानून की गिरफ्त में है। इलाका मकीन भी खौफ में मुब्तला हैं, वो क्या कह रहे हैं ज़रा आप वो भी देखें। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਲਾਦ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਲਾਦ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ 5 ਦੀ, ਇੱਕ 2 ਦੀ, ਕਿਹੜੀ 2 ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?
ये सारा मामला है जो अफसरान इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी बात भी आपने सुनी। हमारे जो नुमाइंदे हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं शराज निसार साहब, वो भी सुबह से इस मामले की खोज में है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी कवर किया, बच्चों की वालदा से भी बात किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आप इस सारे मामले को देख रहे हैं, इमरान साहब ने बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो नहीं बताई, जो आपको और मुझे पता है, लेकिन हम नेशनल टेलीविजन पर उनका जिक्र नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या आपने सुबह से अब तक मालूमात इकट्ठी की हैं? उबैद साहब, जितना वो अजीम खुद मुलजम है ना, उतनी ही उसकी बीवी भी मुलजमा है, उसके ससुराल वाले भी मुलजमा है। जो इखलाकी इकदार के बारे में इमरान केशवर साहब कह रहे थे कि हम नेशनल टीवी पे डिस्कस ना करें, वो हम नहीं करते, लेकिन अगर 6 महीने से वो इखलाकी इकदार पमाल करके तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? इमरान केशवर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, बहुत ही अच्छे तफ्तीशी, बहुत अच्छे तफ्तीशी ऑफिसर हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी अवेयरनेस नहीं दी गई है ख़वातीन को भी। यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर सेफ सिटी में एक ऐप तो बना दी गई है, लेकिन उसके लिए इस तरह के जो इलाके हैं, काना या दीगर इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पे अवेयरनेस है ही नहीं कि अगर आप मोबाइल से एक मैसेज कर दें तो आपके घर में पुलिस पहुँच जाती है। तो 6 महीने से अगर उस खातून को ये पता था कि ये इस तरह की इखलाकी इकदार जो है उसको पमाल कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो फिर उसको चाहिए था पुलिस को बता। अच्छा, ये आपने चेक किया कि उन्होंने पुलिस से कोई रब्ता नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं की? जी बिल्कुल नहीं, शख्स की कोई कंप्लेन रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है? बिल्कुल, उन्होंने ना तो वो खुद रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन वो ड्रिंक करता है डेली और वो हैबिचुअल है, नशा करता है वो। अब यहाँ पर सीआरपीसी, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, सीआरपीसी एक कानून है जिसमें ये वाज़ह तौर पर लिखा है, अगर मैं किसी मुलजम को पकड़ के पुलिस के हवाले करता हूँ तो पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी। यानी कि एक आम शहरी भी, ये मैंने आईजी साहब को एक बार कहा था कि तेरा जो सारी अवाम है ना, वो सारी आपकी आंख और कान है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देंगे तब। अब अगर उस औरत को ये पता हो, उसको यही पता था कि मेरे 6 बच्चे हैं तो मैं इसको समझाती रहूं, मेरा कौन जिम्मेदार है, तो अगर उसको ये पता होता ना कि मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी या इस तरह का बंदा जो है वो उसको सामने लाना चाहिए, तो शायद वो पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर देती। अब दूसरी बात यह कि इस तरह के जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें जब तक एसपी या इमरान केशवर साहब खुद भी दूसरे दिन तीसरे दिन गए हैं, अगर फौरी तौर पर कॉल चलिए 4 बच्चे अगवा हुए हैं, तो एसपी जब मौके पे गया है, बाकी जो तफ्तीशी उस लेवल के हैं वो उसको लेके घूमते रहे कि कहाँ होगा बच्चा, मस्जिदों में ऐलान कराते रहे, लेकिन जब एक एसपी गया तो उसको शक हुआ कि यही तो नहीं, ऐसे बेशुमार केसेस हो चुके हैं जो कत्ल, अगवा, डकैती के वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आज ही हमने एक खबर ब्रेक की है कि शेराकोट में आपने देखा होगा। जी। तो ये इमरान केशवर साहब या जितने भी बाकी पुलिस अफसरान हैं, उनको ये चाहिए कि ये शहरियों में इस तरह की अवेयरनेस लाजमी दें। अवेयरनेस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत शुक्रिया शराज साहब। यकीनी तौर पर जितनी जिम्मेदारी के साथ हम इस मामले को रिपोर्ट कर सकते थे हमने किया है। इस मामले पर हम नज़र भी रखेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर से ये खबर है, कब्रों से बच्चों की लाशें निकालने वाला एक दरिंदा भी कानून की गिरफ्त में आया। पुलिस ये बता रही है कि मुलजिम जहनी मरीज़ है, अब तक 5 बच्चों की लाशें निकाल चुका है, और मुलजिम तदफीन के चंद घंटे बाद लाश निकाल कर खुद वरसा को इत्तला भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तहकीकात भी इस सिलसिले में जारी हैं, और ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर में रिपोर्ट हो रहा है। इस वक्त आपको बराह रास्त ये चलते हैं, शहबाज शरीफ के 16 माह को नवाज शरीफ के दौर इक़्तिदार से कंपेयर करें तो यकीनन नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि आज पाकिस्तान को किसी नए तजर्बे की ज़रूरत नहीं, मुल्क को नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे की ज़रूरत है। 2013 में नून लीग को आज से ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना था। वक्त आ गया है कि रियासती इदारे आइन के मुताबिक किरदार अदा करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे कायद नवाज शरीफ की सूरत में एक ऐसी आजमूदा तजुर्बेकार क़यादत मौजूद है कि जिसने महंगाई को, दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, और आज फिर हमें उसकी ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी बहाली के अमल में कामयाब होगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब की जो बैनुल अक़वामी पोजीशन है, जो उनकी आलमी सतह पे साख है, उसके नतीजे में हम पाकिस्तान के तमाम दोस्त मुल्कों से मिसाली ताउन हासिल करने में भी कामयाब होंगे, ताकि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादें हमेशा के लिए फराहम की जा सकें। माजी में मुल्क को दिवालिया करने का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। इत्तेहादी हुकूमत के दोरस इक़दामात से आज मुल्क की मईशत
बेहतरी की तरफ गामजन है। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरान से निकाला और आइंदा भी तरक्की में किरदार अदा करेंगे, ये कहना है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का, जिनकी गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। बलीग़ुर रहमान से इसहाक़ डार के मोतरफ़ हैं और इस मौके पर बलीग़ुर रहमान ने कहा कि इसहाक़ डार ने हर मुश्किल वक्त में मुल्क की मईशत को संभाला है। एटमी धमाकों के बाद मुआशी पाबंदियों के बावजूद मुल्क की मईशत को गर्दाब से निकाला। तो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी इन दिनों एक्टिव हैं और मेल मुलाकातें कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने नवाज शरीफ की आमद और बहरानों से लड़ने की क़ुव्वत से मुताल्लिक़ बात की। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। न्यूज़ रूम में बात कर लेते हैं साइफर केस की, जिसमें चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, दौरान समाअत वकला जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। अदालत ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी। उधर खुसूसी अदालत में साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत मुलतवी हो गई है। मुल्ज़मान के वकला में चालान की नकूल तकसीम नहीं की जा सकी। तो आज के दिन की अदालती कार्रवाई है। एक तरफ खुसूसी अदालत में यह मामला चल रहा है और दूसरी तरफ दरख्वास्त ज़मानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जिसे अब 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। अलबत्ता वकला जिस चीज़ की तरफ निशानदही करेंगे कि इसको खुफिया रखना है, सीग़ा राज में रखना है, तो फिर वो इन कैमरा हो जाएगी। साइफर केस में ट्रायल रोका जाए, PTI के वकला ने खुसूसी अदालत में अपनी दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपियाँ ट्रायल के लिए फराहम न करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साइफर केस इन कैमरा समाअत करने का फ़ैसला महफूज है। शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाए। खुसूसी अदालत में साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। मुल्ज़मान के वकला में चालान की नकूल तकसीम नहीं की जा सकी। चेयरमैन PTI की लीगल टीम ने इन कैमरा समाअत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और अब ये ओपन कोर्ट में समाअत होने जा रही है 9 अक्टूबर को। अलबत्ता कहा यह गया है कि जो खुसूसी अदालत है वो इस मामले की उस वक्त तक समाअत रोके रखे जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा आज की कार्रवाई जो खुसूसी अदालत की है और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जो बनाई गई थी उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो साइफर केस है उसका बाकायदा ट्रायल का आज आगाज होना था। ताहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एक दरख्वास्त जो है आज दायर की गई। आज ये समाअत जो है अडियाला जेल में हुई, इन कैमरा समाअत हुई। गुज़िश्ता रोज़ वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि अदालत जो है वो अडियाला जेल मूव की जाए और अडियाला जेल में इस केस की समाअत हो। वहाँ पर अब समाअत हुई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि मामला जो है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो साइफर केस में है इन कैमरा होगी या नहीं, इस नुक्ते पर जो फैसला है वो महफूज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लिहाजा जो मुनसिफाना और जो फेयर ट्रायल है उसके तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। ये दरख्वास्त जो है आज खुसूसी अदालत में दायर की गई और ये दरख्वास्त जो है मंजूर करते हुए अदालत ने 9 अक्टूबर तक अब ट्रायल जो है वो मुलतवी कर दिया है। ताहम इस केस की नकूल जो है वो भी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनको ना दी जा सकी। इसी वजह से अब जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है 9 अक्टूबर तक। ताहम दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला महफूज था FIA की दरख्वास्त पर कि जो साइफर केस है उसकी समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, उसका फैसला आज वो भी सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से यह फैसला सुनाया गया और मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी FIA की जानिब से, जिस पर फैसला महफूज था और यह फैसला सुनाया गया कि जो साइफर केस की समाअत है वो अब ओपन कोर्ट में होगी। ताहम कोई हसास मालूमात अगर आती हैं इस केस में तो वकला की रजामंदी से उसको उस हिस्से को जो है वो इन कैमरा कर लिया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो हुक्म है वो भी जारी हो चुका है। आदिल, इसमें एक पहलू ये भी था, गुज़िश्ता समाअत पे ये कहा गया था कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक भी बातचीत हुई थी, कुछ रिमार्क्स दिए गए थे। तो अब ये ओपन कोर्ट में क्या उसी तरह के अरेंजमेंट्स करने के लिए कहा गया है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किए थे कोर्ट नंबर 1 के लिए, या ये इसको सिर्फ ओपन कोर्ट करके और लाइव स्ट्रीमिंग के हद तक रखा जाएगा? क्या तरीक़ाकार अपनाया गया? देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र जो है वो हुक्मनामे में नहीं किया गया। ताहम ओपन कोर्ट में जिसमें वकला को भी इजाजत होगी जाने की, मीडिया को भी इजाजत होगी जाने की कमरा अदालत में, तो ये ओपन कोर्ट होगा जहां पर अब साइफर केस की समाअत होगी। मीडिया और वकला और दीगर जो मुतलका अफराद होंगे वो कमरा अदालत में जा सकेंगे। इससे कबल जो इन कैमरा समाअत होती थी उसमें ना मीडिया अलाउ होता था ना वकला अलाउ होते थे। सिर्फ 2 से 4 वकला जो मुतलका होते थे सिर्फ उन्हीं को। अब जो 9 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी वो ओपन कोर्ट होगी और उसमें मीडिया के नुमाइंदगान भी
होंगे, दीगर वकला भी होंगे इस केस की प्रोसीडिंग को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया आदिल, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आज के दिन की ये 2 कार्रवाइयाँ थीं BTI से मुताल्लिक़। हम एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और न्यूज़ रूम के इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं उस जालिम बाप की, उस संगदिल बाप की कि जिसने अपने 4 बच्चों को कत्ल किया। पहले अगवा का ड्रामा रचाया और फिर पुलिस के सवाल करने पर, तफ्तीश करने पर पता ये चला कि अगवा के मुकदमे का मुद्दई बाप खुद ही अपने बच्चों का कातिल है। 3 बच्चों की लाशें नहर से निकाल ली गई हैं, जबकि चौथे बच्चे की लाश की तलाश के लिए इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माँ इंसाफ का मुतालबा कर रही है और पुलिस का एक कहना है कि इस सिलसिले में इंसाफ होगा। इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं उन अफराद की कि जिन पर टैक्स लगने जा रहा है, यानी कि कम आमदन वालों पर टैक्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया है। साथ ही साथ कहा गया है कि 5 लाख रुपए तक की आमदन वालों, 5 लाख से ज़ायद आमदन वालों पर 35% टैक्स लगाया जाए। ज़रूरी शोबे पर भी टैक्स इस्लाहात से मुताल्लिक़ गौर किया जाए। तो तजावीज़ क्या हैं, पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, और अगर कम आमदन वालों पर टैक्स लगेगा तो सूरत क्या बनेगी, इस सब पर भी बात करेंगे। जबकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज के दिन के आराम के बाद कल से बाकायदा तौर पर मैचेस का आगाज़ होने जा रहा है। टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या हो सकती है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किन गलतियों को नहीं दोहराना और कैसे ट्रॉफ़ी जीत करानी है, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस संगदिल बाप की कि जिसने अपने ही 4 बच्चों को कत्ल किया। लाहौर से लापता होने वाले 4 बच्चों का सगा कातिल निकला। सफाक मुलजिम ने 1 बेटे और 3 बेटियों को नाश्ते के बहाने कसूर ले जाकर नहर में फेंक दिया। बच्चों की जान लेने के बाद खुद अगवा का ड्रामा रचाया और मुकदमे का मुद्दई बनकर वावेला भी करता रहा। वालिद जो सायादार शजर होता है वही अपने बच्चों का कातिल निकला। लाहौर में बाप के हाथों 4 बच्चों के कत्ल ने हर दिल जख्मी कर दिया। अलमनाक वाक़े पर आज भी खौफ और दुख की फजा बरकरार है। बाप के साथ उंगली पकड़े दाएं बाएं होते ये मासूमों को क्या थी खबर कि शफकत का साहिबान बनने वाला बाप नहीं, भेड़िया है। बच्चों को हर आफत से बचाने वाला बाप ही उन पर कयामत ढाने वाला है। इसीलिए मासूम जाने बेधड़क वालिद के साथ नाश्ते के लिए घर से बाहर निकली, लेकिन सफाक बाप को तरस न आया और अपने ही बच्चों को नहर की बेरहम लहरों के हवाले कर दिया। मुलजिम ने 1 बेटे और 3 बेटियों को तस्वीर बनाने के बहाने नहर पर खड़ा किया और फिर अचानक धक्का दे दिया। बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, बाबा हमें बचाओ बचाओ, लेकिन जालिम शख्स को तरस ना आया। फरियाद करती हुई ये मासूम आवाजें गहरे पानी में गुम हो गईं। मुलजिम ने बच्चों की जान लेने के बाद खुद अगवा का ड्रामा रचाया और मुकदमे का मुद्दई बनकर वावेला करता रहा। तफ्तीश के बाद मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ गया। कहा कि रिहायशी मुलजिम अजीम की जानिब से अपने ही बच्चों को कत्ल किए जाने के बाद माँ गम से निढाल है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआई है कि उसके बेगुनाह बच्चे बेदर्दी से मार दिए गए। अब उसे इंसाफ चाहिए। आज दोपहर हमारे नुमाइंदे शिराज निसार से उनकी क्या बात हुई ये भी देखिए। जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया कान्हा के इलाके पंजू गांव में। हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां पर अजीम रहाइश पजीर हुआ। कुछ ही देर पहले चंद रोज़ कबल यहाँ पर किराए के मकान में आया। अजीम की बीवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अजीम ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो बहुत गलत है, असीम गंदा जेन सी ओदा, बस यही गंदा से मेरी बेटी ने छेड़दा। अजीम क्या नशा करता है? नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि बच्चों को वो ले गया? कहाँ लेकर गया है? मैंने ना पता है, बस चीज़ लेन गए ने। मेरा बेटा मैं डब रोटी फरा के गया, मम्मा डब रोटी ले लो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। इन बच्चों से क्या तकलीफ थी उसको? बेटा आप बताएं, अजीम जो है वो एक मुलजिम है जिसने बच्चे मारे हैं, इसको आप क्यों माफ़ करेंगी? मैं माफ़ नहीं कर दी, बस उन्हें सजा दी जाए। मैनू मेरे बच्चे मैनू दे दो, ए देख लो, मैनू मेरे बच्चे चोली च पा दो, जिंदा है मुर्दा है, बस दे दो मेरे बच्चे। आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जिस तरह डीएजी इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर आए हैं, आपने देखा कि जो माँ है वो बेहोश हो चुकी है, उससे बिल्कुल सुना नहीं जा रहा और उनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। जी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि पुलिस ने बर वक्त मुलजिम को गिरफ्तार किया। केस की तफ्तीश जारी है, तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए जाएंगे। सैड इंसिडेंट है जिसमें बाप ने जो है अपने 4 बच्चे, एक बेटा और 3 बेटियां, इनको नहर में फेंक के उनको मर्डर कर दिया। ये एक इंटेंशनल मर्डर है और इसके पीछे जो मोटिव्स एक्चुअली हमें जब रिपोर्ट हुआ
ये इंसिडेंट मिसिंग बच्चों का ये एक दिन के गैप से रिपोर्ट किया। इस बाप खुद इसमें मुद्दई है और बाप जो है उसने एक दिन के गैप के साथ पुलिस को रिपोर्ट किया और ख़ुद ही कंप्लेनेंट इसमें बना। इसमें जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब हमने सारी चीज़ें इसकी 3-4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स आए अजीम के, जो बच्चों का बाप है, जिसमें जो स्टेटमेंट जो ये दे रहे थे वो हम क्रॉस चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे सीसीटीवी कैमरास के साथ, ताकि इसकी जो भी स्टेटमेंट हो वो प्रॉपरली वेरीफाइड हो। तो जब वो चारों बयानात इसके जो थे वो फॉल्स साबित हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर हमने इसको डीपली इंटेरोगेट करना शुरू किया। फिर इसमें एक वीडियो में ये मुस्तफ़ाबाद ललियानी की तरफ जाता हुआ नज़र आता था, जिसमें चारों बच्चे इसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। फिर ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये 6:30 बजे के करीब शाम को बच्चों को बिठा के ये नहर की तरफ लेके गया है, और नहर में जहाँ पे एक डार्क स्पॉट था, अंधेरा था, वहाँ पे इनको खड़ा किया और उनको कहा कि जी मैं बच्चों आपकी सेल्फ़ी लेनी है, और फिर वहाँ पे उस बच्चों को केले खिलाए और उसके बाद फिर इनको वहीं पे धक्का दे के नहर में, और वहाँ से मोटरसाइकिल पे अकेला वापस आ गया। और अगले दिन इसने पुलिस को फिर रिपोर्ट किया। इमरान किशोर की गुफ्तगू आपके सामने है। कहना के इलाके में अपने ही 4 बच्चों का कातिल बाप कानून की गिरफ्त में है। इलाका मकीन अलबत्ता खौफ में मुब्तला हैं। कहते हैं कि मासूम बच्चों के कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਲਾਦ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਲਾਦ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ 5 ਦੀ, ਇੱਕ 2 ਦੀ, केरी 2 वाली उनका की गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ और मैंने मुल्क के लिए सियासत कुर्बान कर दी है। साजिशियों ने नवाज शरीफ को जाली मुकदमे में निकाला। इस धरती का बेटा नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म हुआ था। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है। उस नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत साजिशों ने 2017 में एक जाली मुकदमे में पनामा से शुरू हुआ और अकामा में उनको सजा दी गई। जो सबसे अफसोसनाक बात है कि इक़्तिदार नवाज शरीफ से नहीं छीना गया, बल्कि आपका और आपके बच्चों की तरक्की और खुशहाली का सफर, उससे आपको महरूम किया गया। जिस मईशत को शहबाज शरीफ और उनके भाई ने संभाला, उसका हाल ये है कि कर्ज़े मांग कर चल रहे हैं, और इस सब के बावजूद भी हमारे हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। आलमी बैंक ने 50,000 रुपये और उससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी है। आलमी बैंक का कहना है कि 5 लाख रुपये माहाना आमदन वालों पर 35% की शरह से टैक्स आयद किया जाए, दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए और टैक्स फ्री आमदन की हद कम की जाए। इसके अलावा आलमी बैंक ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए। ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक का बग़ैर तैयारी शुरू तरक्याती मंसूबे भी ख़त्म करने का मशवरा सामने आ रहा है। तो इस तरह से जहां 50,000 रुपये तक के जो आमदन है उस पर टैक्स छूट थी, अब आलमी बैंक ये मशवरा दे रहा है, तजवीज़ दे रहा है, और ये तजवीज़ यकीनी तौर पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है, लेकिन ये वाशिंगटन ड्रिवन है। तो अब इस सिलसिले में हम करते क्या हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तनख्वाहदार तबका टैक्स पर टैक्स दिया जाता है। बाकायदगी से टैक्स देने वाला सिर्फ वाहिद एक यही तबका है। गुज़श्ता साल तनख्वाहदार तबके ने 264.3 अरब रुपये का टैक्स दिया। टैक्स की रकम पिछले साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा आई, लेकिन अब भी जो टैक्स लगेगा, टैक्स नेट में जिन लोगों को लाना है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहदार तबका है। दूसरी तरफ गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें दूर करने का फैसला हुआ है। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। खरीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाने का फैसला किया गया। शुरका ने 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के अमल को तेज़ करने पर जोर दिया। कमेटी का गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हालात साजगार बनाने का आज़म। SIFC के इक़दामात के तहत 5 साला प्लान तैयार करने की भी तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा SIFC इक़दामात को 2024 था 2028 के
मुजव्वज़ा प्लान में शामिल किया जाए। SIFC के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। तो आज के दिन ये इंतहाई अहम नौइयत का इजलास हुआ। इस सिलसिले में बताया जाता है कि दोस्त ममालिक मुख्तलिफ सेक्टर्स में 20 से 25 अरब रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन सेक्टर्स पर काम हो रहा है, वन विंडो ऑपरेशन के लिए कोशिशें की जा रही हैं और मईशत इससे बेहतर होगी। लेकिन मईशत की बेहतरी के लिए एक और इकदाम हुआ और वो था क्रैकडाउन। क्रैकडाउन के बाद माशी सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 22 और ओपन मार्केट में 40 रुपए सस्ता हो गया। बिजली चोरों से 14 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद रिकवरी हुई। चीनी की कीमत में 1500 रुपए फी बोरी कमी आई। 425 से ज़ायद हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद पकड़े गए। 3 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। सोने की फ़ी तोला कीमत 32,000 रुपए तक कम हुई, जबकि कराची से 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील किए गए। 74,579 लीटर गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा पेट्रोल बरामद हुआ। यही नहीं बल्कि जो सोने के स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया और इसके अलावा अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर भी चेक एंड बैलेंस को बढ़ाया गया। स्मगलिंग के रोकथाम के लिए कोशिशें की गई। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर FPCCI हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर इन्वेस्टमेंट का हम सबको इंतज़ार है, क्रैकडाउन होता हमें नज़र आ रहा है, लेकिन बुनियादी मसला आज का जो है जिसने हिलाकर रख दिया वो ये है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है 50,000 से नीचे वालों पर भी टैक्स लगा दो। कैसे होगा, कैसे चलेगी इकॉनमी? ऑलरेडी जो टैक्स नेट में हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, उन्हीं पर टैक्स लगेगा, बाकी सेक्टर्स मुबर्रा हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि 50,000 के साथ आजकल आप अपने घर को चला कैसे सकते हैं, और आप अगर 50,000 से नीचे इसके ऊपर टैक्स लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पहले ही लोगों में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, तो उसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप देखें जितने मुलाजमीन हैं सर, इसके ऊपर टैक्स आपने लगा दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ इन लोगों के साथ ज्यादती होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो बेचैनी है, जो बेकरारी है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसको हम किसी तौर पे भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसको मंजूर नहीं करती, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको किसी सूरत भी नाफद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है शेख साहब समझना, वो ये है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के मुलाजमीन हैं, जो निजी शोबा है, वहाँ पर तो ये तरीक़ाकार भी मौजूद नहीं है, ना ये ज़ाब्ते हैं, ना कवानीन हैं कि हर साल जो इंक्रीमेंट एंड बोनसेस और सारी चीज़ें जो सरकारी मुलाजमीन पर जिसकी बारिश होती है वो यहाँ तो नहीं है। जिस शख्स की तनख्वाह 2017-18 में 50,000 थी, वो आज भी 2023 में 50,000 ही ले रहा है। उल्टा उस पर आप जो है वो जुल्म कर रहे हैं कि उसको टैक्स नेट में ला रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ ये एक तरीक़ाकार अखलाकी तौर पर भी होना चाहिए और मेक श्योर गवर्नमेंट भी करे कि बिजनेसेस अपने शेयर में अपने एम्प्लॉय को हिस्सा भी दें, इसके बगैर फ्लरिश नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली इसमें बेशुमार प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से इसको एकदम करना मुमकिन नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इसमें जो मेन चीज़ है कि इन हालात में जबकि आप देखें कि आपका इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 31 पॉइंट कुछ है, और बजाय इससे कि हम उनको रिलीफ दें, हम इनको और अपना रद्द में देंगे, तो मैं समझता हूँ किसी तौर पे भी ये मुनासिब नहीं है। और ये ना इसको हम इसको फेवर करेंगे इसकी, और ना हमारी है इसको कभी भी इसके लिए इस काम के लिए तैयार होगी। तो मैं मेरी गवर्नमेंट के साथ और आपके प्लेटफॉर्म से मैं बिल्कुल और इसको मुस्तरद करते हैं, और हम किसी सूरत भी इसकी फेवर में नहीं है। हम नहीं चाहते कि जो गरीब आदमी है, जो अपना पेट पालता है, जिसके बच्चे भी हैं, उनको एजुकेशन भी उसकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल ना बनाया जाए यकीनी तौर पर। लेकिन इसमें एक तजवीज़ आई है कि जो ज़मीनों के मालिक हैं, जिसके पास 12.5 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन है या जिसकी 5 लाख से ज़ायद आमदन है, उस पर चलें टैक्स लगाएं, ये फिर भी काबिल गौर तजवीज़ है। हमारे यहाँ ये जो टैक्सेशन है टूवर्ड्स लैंड, इसकी तरफ हम क्यों नहीं जा पा रहे? इसको हम टैक्स नेट में भी नहीं लाते। टोबैको इंडस्ट्री में हमारे यहाँ लीकेजेस हैं, इसके अलावा टायर है, लुब्रिकेंट्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इन सेक्टर्स को छोड़ के वो 50,000 वाला ही आपको नज़र आ रहा है, उसी की गर्दन पतली है। आप ज़रा प्लीज़ बताएं कहाँ कहाँ टैक्स लीकेजेस हैं? देखिए, सैलरीड पर्सन जो ना, वो तो पहले ही सारे पैसे पेमेंट जमा करा रहा है और टैक्स दे रहा है, और उसके बाद अगर आप 50,000 से नीचे लेंगे, ये तो बिल्कुल ज्यादती और जुल्म होगा। दूसरी बात है, इस पे शुमार ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर अभी तक आपने टैक्स लगाया ही नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारा जो होलसेल का है या मिडल मैन का है, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें आपके
जो डीलर्स हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से नेट में नहीं ला सके। हम उनको सबको लेके आए, मिडलमैन को लेके आए जो सबसे ज़्यादा पैसे इस वक्त बना रहा है। तो ये हमें तो सबसे पहले काम तो ये करना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखें कि मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स हैं जिसको अभी तक हम नेट में ला नहीं सके। हमने तो इनको ये भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है जिसकी तकरीबन 10 बिलियन की करीब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इनको फौरी तौर पे नेट में लाया जाए। एक तो आपके रिजर्व बढ़ेंगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, नंबर 2 आप उनको रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे। तो हम तौर पर जो जहाँ से इस वक्त इकोनॉमी चल रही है और एक बड़ा रुझान है ई करेंसी का, उसको भी टैक्स नेट में लाना चाहिए, लीगलाइज करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाना चाहिए ताकि रेवेन्यू बढ़े। खैर आई विश कि हम बात मजीद कर सकते हैं लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच इरफान शेख साहब आपके वक्त का। लेकिन बुनियादी तौर पर मसला यही है कि 50,000 रुपये की अगर तनख्वाह है और उस 50,000 रुपये की तनख्वाह पर अगर टैक्स लग जाता है तो यकीनी तौर पर लोगों के लिए मुश्किल होगी। कम अफराद आलमी बैंक की जानिब से नई टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं, वो क्या कह रहे हैं ज़रा आप भी देखें। बेचारी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से देंगे, चोरी कर रहे हैं, डाका डालें भाई, बिलों पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। जो हुकूमत की अपनी अय्याशियाँ, प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जैसी महंगाई हो रही है तो 50,000 में गुजारा नहीं होता है। अफसरों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, उनसे नहीं लेते और हम गरीबों से ले रहे हैं। अगर 50,000 पर टैक्स लगाएगा तो खाएगा क्या? हालात देख लें आप, क्या है, खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है और मज़ीद टैक्स लगा के तो ये तो जुल्म है। वैसे हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। अभी हम चाय पी रहे हैं, ये चाय भी नहीं, ये दूध पर टैक्स है, ये कप पर टैक्स है, हर चीज़ पर तो हम वैसे ही पहले ही टैक्स दे रहे हैं। अब मज़ीद और टैक्स लगा के तो आप वैसे भी आवाम को समझो कि परेशान कर रहे हो। अवाम परेशान हैं और इस परेशानी में इजाफा हरगिज़ नहीं चाहते हैं। लेकिन रियासत पाकिस्तान ने एक और फ्रंट पर काम शुरू कर दिया है और वो ये कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस जाना होगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की अगर बात की जाए तो इसमें अफ़गान दहशतगर्दों का हाथ है। पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफ़गानी हमलावर निकले हैं। बताया जा रहा है कि इन 14 अफराद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफ़गान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही हासिल है। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ उसमें 5 अफ़गान दहशतगर्द मुलव्वस थे। 12 जुलाई 2023 को योब कैंट पर दहशतगर्दों के वार में 5 में से 3 अफ़गानी दहशतगर्द थे। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पेशावर और 29 सितंबर 2023 को हंगू में होने वाले खुदकुश धमाकों का ताल्लुक़ भी अफ़गानिस्तान के शहरियों से ही जुड़ता है। रियासत पाकिस्तान ने तय किया है कि इस किस्म के गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद अब अपने घरों को जाएंगे और कोई रियायत नहीं होगी। आज इसका 2 टोक ऐलान होता रहा। दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा, ये कोई और नहीं बल्कि निगरान सूबाई वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कह रहे थे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में गैर मुल्की मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक़ किसी मजहब से नहीं। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बलोचिस्तान में भी कार्रवाई होगी। रियासत अब इस तमाम सूरत हाल से आइनी हाथों से निपटेगी, ख्वाह उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पाकिस्तान भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि हमारे अफगान भाई जिन्हें हमने कई अशरों से रखा और इज़्ज़त दी वो मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी की वारदातें करें या मुल्क कौम को नुकसान पहुँचाएँ। जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आते हैं उनका खात्मा अब नागुज़ीर हो चुका है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्ती से एक्शन होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ ने आज ऐसा कहा। कहते हैं कि महाजरीन की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, इन्हें वापस भेजेंगे, जो इनको पनाह देते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हैं उसमें भी अफगान शहरियों का ताल्लुक़ होता है और सिंध पुलिस इनका ताक़ुब कर रही है। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। 782 अफगान गिरफ्तार हुए हैं। फ़ॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला मलीर से 135, कोरंगी से 114, शर्की से 204 अफगान बाशिंदों को पकड़ा गया, जबकि ज़िला गरबी से 58, वस्ती से 90, किमाड़ी 126, सिटी 35 और ज़िला जुनूबी से 20 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया है। तो कराची पाकिस्तान में एक बड़ा शहर जहां पर बड़ी तादाद में ये गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की मौजूद हैं और इन्हें भी अब यहां से वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज के दिन की एक और अहम और बड़ी खबर ये थी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का रब्ता हुआ है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने मंगल को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फ़ोन पर बातचीत की।
अमरीकी महकमा दिफा ने इस टेलीफोन कॉल के बारे में बताया कि यह राब्ता पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर किए जाने के फौरी बाद सामने आया है। तो कल के रोज़ भी हमने ये बात की थी कि इस पर दुनिया का रद्द अमल क्या होगा। तो फौरी तौर पर पाकिस्तान ने जब अपनी डेडलाइन अनाउंस की तो फौरी तौर पर एक अहम नोयत का राब्ता भी हुआ, जो अब भी उस रीजन में ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान टॉप 4 में है, लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी है, क्या हम टॉप 4 में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? अब ये टेक्निकल सवालात हैं और उन टेक्निकल सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चौधरी अशरफ साहब। चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया। ये टॉप 4 में तो वो टीमें जाती हैं जो खेलती हैं, हम तो खेल ही नहीं रहे। तो क्या आप समझते हैं, मैंने नहीं, कल ये भी इन लोगों ने कैसे ये बात कही थी हाँ। कि वार्म अप मैचेस से आप टीम का नतीजा खस ना करें। अभी मैं किधर से करूं? देखिए, ये हमारे आप लोग जज्बाती हैं, ठीक है, हमें रियलिटी पे आना पड़ेगा। पाकिस्तान नंबर 1 रैंकिंग में है, नंबर 2 पे चलेगी तो कोई बात नहीं, मगर टॉप रैंकिंग की टीम है, इसको किसी तौर पर भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बैटिंग में बाबर आजम नंबर 1, सुभान अल्लाह, ठीक सुभान है। अल्लाह। आपके शहनशाह अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर जो पहले शुरू में ब्रेक थ्रू देता है। आप समझते हैं कि जो वार्म अप मैच देखिए, मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में कहा कि आज भी यह कह रहा हूँ, जैसे ये टूर्नामेंट शुरू हो गया, अब 6 तारीख को आपको पाकिस्तान टीम का रंग रूप ही और देखेंगे, और ये टीम वो परफॉर्मेंस देगी जो टॉप 4 में आने के लिए है, क्योंकि पहली सीढ़ी क्या रंग रूप देखिए 10 टीमों में आपको समझ नहीं आएगी। मैं अब्दुल साहब से पूछ आपको अभी नहीं समझ अब्दुल साहब से मैं पूछ लेता हूँ, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। अब्दुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वार्म अप मैचेस हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, हम तो नंबर 1 टीम है और हम टॉप 4 में होंगे ही होंगे, रंग रूप भी बदल जाएगा हमारे खिलाड़ियों का, भले कैसे? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप से पहले आप देखें तो एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम डेफिनेट नंबर 1 टीम थी, और हर बंदा यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा। मगर जो इंडिया के मैच के बाद एकदम पाकिस्तान की जो टीम का मोमेंटम है वो टूट गया, और उसके बाद स्पेशली जो नसीम शाह की इंजरी थी उसने बहुत ज्यादा बैकफुट पर डाली है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड बॉलर था, स्पेशली जिसने नए बॉल के साथ बॉलिंग करनी थी, ऐसा कोई बॉलर हमारे पास बैकअप में मौजूद नहीं था, और ना ही हमने कोई रोटेशन पॉलिसी में ऐसे बॉलर को डाला हुआ था। फिर हमें हसन अली को लाना पड़ा, और अभी तक मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम का उस तरीके से बन नहीं सका कि जिसको आप कह रहे हैं कि वो एक विनिंग मोमेंटम की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगा। यकीनी तौर पर अच्छा, इसमें हमारी किस्मत भी बड़ी ख़राब है ना चौधरी साहब, के एक वर्ल्ड कप में हमारे पास शाइन नहीं होता, एक में हमारे पास नसीम नहीं होता, और फिर हमारे पास बैकअप भी नहीं होता, सोने पे सुहागा। तो फिर ये कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी। देखे नहीं परफॉर्म करेगी, आपके चीफ सेलेक्टर वहाँ पे पहुँच गए हैं अब माशाल्लाह, ठीक है। और आज बाबर ने अहमदाबाद स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी है वो भी इसका भी आज विजिट कर लिया, क्योंकि वहाँ पर आज कप्तानों घूमने फिरने गए नहीं, आज कप्तानों के साथ ट्रॉफी की अनवेलिंग थी, ट्रॉफी के साथ आज ट्रॉफी डे वहाँ पर मनाया गया, कैप्टन डे मनाया गया, और वहाँ पर तमाम कप्तान वहाँ पे आए, और बाबर आजम ने देख लिया है कि भारत को कहाँ पे शिकस्त देनी है, और भारत इस मैच के लिए तैयार है, और लगता है बाबर आजम कुछ ना कुछ वहाँ पर करके आए होंगे। नहीं, ऐसी बातें नहीं कर सकते हम, लेकिन खैर मैं जरा समझना चाह रहा हूँ, मैं कोई जादू टूटने की बात नहीं कर रहा। अच्छा, बात यह कि वहाँ पर देख के आएंगे कि ये विकेट कैसी है, कैसा मैंने वहाँ पर परफॉर्म करना है। तो ये अब्दुल साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें आप देखें ना कि हमारी जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है उसने बड़ा शानदार खेला पहले मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन उसके बाद फिर हमारी बॉलिंग कोलैप्स कर गई। ये हमारे पास ऐसा क्यों नहीं, हमने वो सुनहरी दिन क्यों नहीं देखे कि दोनों यूनिट साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं? पहले हमारी सिर्फ बॉलिंग थी, बैटिंग नहीं थी, बैटिंग आई तो अब बॉलिंग पता नहीं कहाँ चली गई है, किस तरह होगा ये सब कुछ? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है और एक आप विनिंग मोमेंटम पे चल पड़ते हैं तो फिर दोनों चीजें परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बन नहीं रहा, ना बॉलिंग में बन रहा और ना ही बैटिंग में। कभी हमारे कैप्टन शफल करके नीचे आ रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे जर्मन ओपनर्स हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे वर्ल्ड कप में ओपनर्स कौन होंगे, और उसके बाद हमें अभी तक ये भी इस चीज का भी कंफर्मेशन नहीं है कि नए बॉल का जो बॉलर है तीसरा वो कौन खेलेगा। तो ये चीजें बेसिक बेस करती है किसी भी टीम के लिए, उसका विनिंग मोमेंटम बनने के लिए, उसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा उस वक्त तक आपका विनिंग मोमेंटम नहीं बन सकता। और ये जो जिनके खिलाफ आप खेल रहे हैं ये भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और इंडिया। ये वो टीम है जिनके 11 के 11 प्लेयर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है और बड़े वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं।
तो इनको आपको अगर जब आप इनको डिफीट करने के लिए आप ये ना सोचें कि हम एशिया में खेल रहे हैं और इंडियन पिचेस पर हम इनको बड़ा आसानी से पकड़ लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये भी काफी अर्से से जब से लीग्स हो रही है तो इनके बड़े प्लेयर्स यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कंफर्टेबली एडजस्ट हो रहे हैं और वो बड़ा बड़ा परफॉर्मेंसेज यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें अगर जब तक हम एक ट्रू प्रोफेशनल जत्थे के तौर पर इनके खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे और हम 100% हमारी जो फिटनेस लेवल है वो बरकरार नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ा लेकिन अभी इसको अगर हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो अभी हमारा वो सेकंड बॉलर का प्रॉब्लम आ रहा है जो नया बॉल करवाए, यानी नसीम के बाद हमारे पास नहीं है वो। हसन डेफिनेटली वहाँ फिट नहीं होते, हारिस वहाँ फिट नहीं होते, तो फिर करें क्या? देखिए ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि अगर आपके शाहीन अफरीदी ऊपर से विकेट नहीं लेकर देगा, अगर उसके 4 या 5 ओवर जो दूसरी टीमें हैं वो मेडल गुजारने में कामयाब हो जाती हैं और उसको खेल जाती हैं, उसके बाद हम एक तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कि जो दूसरा नए बॉल के साथ विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। और तीसरे जो सबसे हमें मुश्किल चीज फेस करनी पड़ेगी इंडियन पिचेस पर वो हमारी स्पिन बॉलिंग अटैक है। क्योंकि आप दुनिया की जितनी भी टीमें हैं टॉप की उठाकर देखें, उनके पास 2 बड़े तगड़े स्पिनर्स हैं और वो कंटिन्यूसली टेस्ट फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट अब 400 ओवर्स में खेल रहे हैं। हमारे पास जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स भी नहीं है जो कि अगर हमारा ऊपर से कोई टीम सर्वाइव करती है तो हमें दरमियान में ब्रेक थ्रू दे के हमें वो किसी भी टीम को वो लो स्कोर पे आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है जो हमें फेस करने पड़ेंगे। चौधरी साहब, टीम में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी फिर दुआओं पे चलना है इन्होंने, और क्या करना है? नहीं, ये रऊफ साहब ने जो निशानदेही की कि हमारे पास अभी तक हम अपना ओपनर स्टैंड नहीं कर सके कि हमारे टीम में से कौन जो है जो फाइनल जो वर्ल्ड कप खेलेंगे। और उसके बाद जो दूसरी बात हो गई कि शहीन के साथ दूसरा जो बॉलर है उसकी बहुत कमी है, क्योंकि एक तरफ अगर शहीन शुरू में ब्रेक थ्रू दे देता है, दूसरे एंड से दूसरा बॉलर अगर विकेट नहीं हासिल करता उसको स्कोर पड़ते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान का जिस तरह शादाब खान, क्योंकि हमारा अगर स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर देखें तो एक ही है शादाब खान, अगर वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पिछले मेरा ख्याल एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया और आगे भी उससे जो वार्म अप मैचेस में उसमें भी उसने कुछ नहीं किया, तो बहुत सारे चले देखते हैं फिर करते कब है। बस दुआ ये करें इसी वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ कर लें, वरना इसके बाद जो कुछ होगा वो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब्दुल साहब और चौधरी अशरफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो हमारी टीम इंडिया में है, कल से बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप का रेगुलर मैचेस शुरू हो जाएंगे। अब से पहले जो कुछ था बकौल एक्सपर्ट्स के इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, यानी कि वार्म अप मैचेस को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन कल से असल इम्तिहान है और इसीलिए आज ICC कैप्टन्स डे में 10 टीमों के कप्तान जो हैं वो शरीक हुए। इमाम खेल गए सही पिच पे, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो हैदराबाद दक्कन की तरफ अपना वोट डाल गए। लेकिन खैर हमें हैदराबाद दक्कन की बिरयानी मैसर नहीं है तो हम कराची की बिरयानी तक जाते हैं। कौमी टीम को चाहे कहीं की भी बिरयानी पसंद हो, लेकिन बिरयानी जो है वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कराची की ही है। तो ज़ुहैब जीजा हमारे साथ बराह रास्त हैं, नहीं वो हमारे साथ बराह रास्त है, वो बता रहे हैं कि कराची की बिरयानी, कराची में भी फिर देखें ना, बिलाख्ताबाद जाएंगे तो वहाँ एक और बिरयानी है, आप कहीं और जाते हैं, आप अगर दूसरे इलाकों की तरफ जाते हैं वहाँ बिरयानी के मामलात और हैं। तो ज़ुहैब जीजा हमें बता रहे हैं कि इस वक्त वो कौन सी टॉप बिरयानी के साथ हैं। ज़ुहैब बताइए ज़रा। जनाब, भारत में बिरयानी की धूम मची हुई है, लेकिन अगर आपने बिरयानी का जायका और अगर बिरयानी खानी है तो कराची का रिकॉर्ड पूरा एशिया नहीं तोड़ सकता। और यही वजह है कि एशिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है इस वक्त कराची की बिरयानी। और कराची की बिरयानी ये वो गली है जहाँ पे आपको हर दुकान में सिर्फ बिरयानी मिलेगी, बेशतर यहाँ पे वैरायटीज़ हैं, आप भूल जाएंगे भारत की बिरयानी को। लियाकताबाद कराची का मशहूर इलाका है। आपको हैरत होगी अगर मैं आपको ये बताऊं कि गैर मुल्की सैयाह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे बिरयानी खाते के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बिरयानी की बहुत सारी किस्में हैं, एक किस्म जो है वो ये है कि यहाँ पे नल्ली का खासतौर पे इस्तेमाल किया जाता है और मनपसंद चटपटेदार जो है वो बनाई जाती है। लेकिन अगर आप हैदराबाद की बिरयानी खाएंगे तो वो स्पाइसी नहीं होती, वो सादी होती है, चावल होंगे, आलू होंगे, लेकिन अगर मुकम्मल जायके के साथ और मसालों के साथ आपने बिरयानी खानी है तो वो सिर्फ आपको कराची में मिलेगी। और पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा मशहूर ये वो गली है जिसे बिरयानी गली कहा जाता है और ये लियाकताबाद में वाक़ है, कराची का इलाका लियाकताबाद है। गैर मुल्की सैयाह भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कहना है कि बिरयानी उनके यहाँ भी मिलती है, लेकिन इतनी स्पाइसी और इतनी मज़ेदार, जायकेदार और गोश्त के साथ ज़बरदस्त वो कहीं पर भी कराची के अलावा कहीं नहीं मिलती है। जी तो खैर ज़ुहैब जा जिएजा जो हैं, जिएजा इस बिरयानी दिखाने के बाद हम उन्हें ये कहते हैं कि जिएजा ज़ुहैब वो बिरयानी गली के हमें सैर करवा रहे हैं। लेकिन हैदराबाद दक्कन की बिरयानी भी होगी शानदार, क्योंकि मसाले तो फिर एशिया के मशहूर हैं। खैर शादाब खान की सालगिरह और हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तो शादाब की बर्थडे की ये वीडियो आपने देख ली है, केक खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करें, क्रिकेट भी खेलें, जीत कर आएँ। हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।